हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जियो फाउंडेशन। मैं राम कुमार पांडे एक बार फिर आप लोगों के सामने ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर लेकर के हाजिर हूँ। डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द स्टैंडर्ड 10। सो स्टूडेंट, ट्रिगोनोमेट्रिकल कंसेप्ट्स के बारे में, बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिकल कंसेप्ट्स के बारे में हम लोग पहले क्लासेस कर चुके हैं। उसकी जो वीडियो लेक्चर्स है वो ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। आप उसके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख लीजिए। सो वी हैव studied various types of basic fundamental concepts of trigonometry such as trigonometric ratios and trigonometric ratios for particular angles and trigonometric identities. So student, I hope are expecting that you are practicing more and more on these topics. So ट्रिगोनोमेट्रिक जो ब्रांच है बच्चे मैथमेटिक्स का, ये बहुत ही ओल्डेस्ट ब्रांच है। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ट्रिगोनोमेट्री। और बेसिकली जो इसका इन्वेंशन हुआ बच्चे, जैसा कि मैं ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी वाले पार्ट में बता भी चुका हूं कि इसका जो इन्वेंशन हुआ था वो खास करके हम लोग डिस्टेंस मेजर करना चाहते थे। जो प्लैनेट्स था या जो स्टार्स थे, अर्थ और प्लैनेट्स के बीच का, या फिर जो स्टार्स के बीच में, तो बेसिकली जो है वो एस्ट्रोनॉमर्स लोग इनका यूज करने के लिए इनका इन्वेंशन किए थे। तो मेरे प्यारे बच्चे, एक साइंटिस्ट, बहुत ही प्यारे साइंटिस्ट हैं जो कि खास करके जो है वो ग्रीकियंस या इजिप्टियंस वाले लोग या जो फिर बेबीलोनियंस वाले लोग थे, उन्होंने इस मैथमेटिकल कंसेप्ट और बड़ा ही फैंटास्टिक मैथमेटिकल कंसेप्ट को डेवलप किया था, ट्रिगोनोमेट्री। तो हमारा क्वेश्चन ये है बच्चे कि आप लोग इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में करके मुझे बताएंगे कि फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री किन्हें कहा जाता है। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा यहाँ पे। फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री किन्हें कहा जाता है। सो ट्रिगोनोमेट्री जो है वो डेवलप हुआ एस्ट्रोनॉमर्स के थ्रू, और एस्ट्रोलॉजी में इसका बहुत ही ज्यादा यूज होने लगा। एंड नाउअडेज दिस मैथमेटिकल कंसेप्ट्स कवर्स होल अराउंड अस एंड होल द वर्ल्ड। मीन्स पूरे वर्ल्ड को जो है बच्चे इस ये ट्रिगोनोमेट्रिकल कंसेप्ट ने कवर किया, और इसकी यूजेज जो है बच्चे बिल्कुल ही वास्ट होती चली गई। आज इसका यूज जो है वो हम लोग वेरियस पर्पसेस के लिए करते हैं। पहले तो हम लोग कई सारे पर्पसेस के लिए किया ही करते थे, लेकिन अब जो इसका यूज है वो जियोग्राफी में भी होने लगा है बच्चे, नेविगेशन पर्पस में होने लगा है। ओके, हम लोग इसके ज्योग्राफी में मैप्स को ड्रॉ करने के लिए करते हैं, या लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड के अकॉर्डिंगली जो है हम लोग आइलैंड्स का पोजीशन बताने के लिए करते हैं। तो इसके कई सारे यूजेस हैं बच्चे ट्रिगोनोमेट्री के। सो इन दिस वे वी कैन से दिस इज यूजफुल चैप्टर। ओके, आई वुड लाइक टू टेलिंग यू दिस इज वेरी वेरी यूजफुल चैप्टर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ स्टैंडर्ड 10। ओके, सो इसकी बहुत ही ज्यादा जो है वो इस्तेमाल है, बहुत ही ज्यादा यूजेस हैं। आपके हाई क्लासेस में जाने के बाद तो और भी इसके ज्यादा यूजेस हो जाएंगे। सो स्टूडेंट, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। हम लोग इसमें 10 में एक्चुअली क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसको जो है यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली हम लोग इस ट्रिगोनोमेट्रिकल कंसेप्ट के थ्रू, इसके यूज के थ्रू जो है बच्चे हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि अगर दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ओके, अगर उनके दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं तो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंसेस क्या है, एक्चुअली बिना मेजर किए हुए हम लोग उनका पता लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है बिना मेजर किए हुए हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का हाइट कैसे पता कर सकते हैं। ओके, जैसे आपका बिल्डिंग है, टावर है, कुतुब मीनार है, आईफेल टावर है, या फिर जो है मीन्स कई सारे हैं, ताजमहल है। तो ऐसे कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको मैं बिना मेजर किए हुए जो है यहाँ पे फाइंड आउट कर सकता हूँ हाइट या फिर जो है वो डिस्टेंसेस। तो बेसिकली वी विल टॉक इन दिस चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंसेस। वी विल टॉक अबाउट बेसिकली व्हाट हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। तो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के बारे में बच्चे हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स टेक वन एग्जांपल बिकॉज some terms are related to this chapters. Okay, so this will be useful to study, or this will help us to understand the basic concepts of this chapter. तो कुछ टर्म्स है बच्चे जिनको समझना बहुत ही बेहद जरूरी है, क्योंकि उनके वो जो टर्मिनोलॉजी है उनको समझने के बाद जो है इस चैप्टर को समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। वैसे समझने का समझ सकते हैं, बट कंफ्यूजन भी जो है वो वहां पे क्रिएट हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाई वी विल हैव टू नॉलेज और बेसिक नॉलेज अबाउट दिस चैप्टर। सो व्हाट आर दोज टर्म्स? सो लेट्स सी। पहला जो यहाँ पे टर्म्स है बच्चे लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ
साइट या फिर कहें लाइन ऑफ विजन, लाइन ऑफ साइट या फिर लाइन ऑफ विजन। ओके, सेकेंड वन इज व्हाट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। थर्ड वन इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, and fourth and fifth we have heights and distances. Okay, so you know about that. And next one is we will take in this category that will be horizontal plane or horizontal line. Okay, horizontal plane or horizontal line. Okay, so let's start this chapter. Okay, from this concept. So dear student, हम लोग इस टर्म को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स को लेना पड़ेगा और कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से हम लोग इन सारे टर्मिनोलॉजी को, इन सारे टर्म्स को हम लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो बच्चे एग्जांपल्स बड़ा ही मजेदार है। एग्जांपल्स ये है आप लोग के लिए कि सपोज मान लीजिए कि आप कुतुब मीनार घूमने के लिए जाते हैं या स्कूल का ट्रिप जो है वो लगा है और स्कूल का ट्रिप लगने के बाद जो है आपके साथ जो टीचर्स और कई सारे आपके दोस्त फ्रेंड्स लोग जो हैं, कई सारे स्टूडेंट्स जो है वो गए तो कुतुब मीनार देखने के लिए गए। अब बच्चे कुतुब मीनार जैसे ही देखें, वैसे तो बस फोटो वगैरह और पिक्चर वगैरह और टीवी वगैरह पे देखते हैं हम लोग, लेकिन जैसे ही जो है वो अपने आंखों के सामने देखा, एक बच्चा, एक स्टूडेंट अपने आंखों के सामने देखा कुतुब मीनार को, वो बहुत ही एक्साइटेड हो गया। वो उसके अंदर जो है वो एक इगरनेस जो है वो क्रिएट हुआ कि आखिर कितनी इसकी हाइट रही होगी। ओके, तो ये जो है वो बिना एक्चुअली मेजर के वो पता लगाना चाहता था। तो उसके लिए जो है वो क्या करना पड़ेगा बच्चे, सपोज मान लीजिए यहाँ पे मैं इसको थोड़ा यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखो आप, मैं इसको वर्चुअली जो है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, नहीं एक्चुअली तो आप खुद से ही कर लोगे। तो यहाँ पे जो है ये सपोज मान लीजिए कि आपका कुतुब मीनार है, ठीक है, ये आपका मीनार है। ओके, नाउ दिस इज द ग्राउंड, ये क्या है, ग्राउंड है, ये आपका क्या है, ग्राउंड है। सो ग्राउंड जो हो गया बच्चे वो हमारा अर्थ सरफेस, ये अर्थ सरफेस या ग्राउंड है। तो इनको मैंने क्या कर दिया है, एक लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया। बेसिकली बच्चे हम लोग यहाँ पे जो भी हॉरिजॉन्टल प्लेन ये सब जो लेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया या फिर जो हाइट है या फिर जो लेंथ है, जिनके साइजेस कंसिडरेबल हैं या जो मेंशन है, वहां पे बेसिकली हम लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये इसके कंसेप्ट है, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के कंसेप्ट है कि जिसकी साइज दी हुई है, जिसकी साइज कंसिडरेबल है, नेग्लिजिबल नहीं है, कंसिडरेबल है, उनको हम लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। और जिसकी साइजेस, जिसकी हाइट कंसिडरेबल नहीं है, उनको हम पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे इसकी साइज अगर कंसिडरेबल है बच्चे, तो यहाँ पे इसको लाइन सेगमेंट से दिखा दिया गया और इसको भी लाइन सेगमेंट से दिखाई दिया गया, ठीक है। तो ये एक लाइन बन गया। अब देखो सपोज मान लो कि यहाँ पे कोई बच्चा है, ठीक है, बच्चा का अगर हम किसी स्टूडेंट का अगर हम हाइट, उसके हाइट को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो अगर हम उनके हाइट को कंसिडर नहीं कर रहे हैं तब हम लोग क्या करेंगे, इसको पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर हम हाइट से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट मींस हाइट को हम कंसिडर करेंगे, तब जो है वो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐसा कुछ दिखाना पड़ेगा। Are you getting? I hope आप लोग समझ पा रहे होंगे कि अगर if we consider the height or length of the objects or observer, actually observer है वो, so we will have to represent that height with the help of line segment. And if we are not considering that, then we have to represent only point. Okay, so that's it. तो यहाँ पे बच्चे हाइट में अभी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, हाइट जो है वो प्रॉब्लम्स में आए तो वहां पे कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग हाइट्स को कंसिडर नहीं करेंगे, बस इसलिए हम लोग को ये चीज समझना है। ओके, सो यहाँ पे जो है कोई स्टूडेंट ऑब्जर्वर के रूप में है, तो ये जो है वो यहाँ पे खड़ा है और ये खड़ा होकर के टॉप ऑफ मीनार को जो वो देख रहा है। ओके, मींस इसके टॉप को देख रहा है। ओके, यहां से देख रहा है, दैट मींस आई ऑफ ऑब्जर्वर इज व्यूड फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस ऑब्जेक्ट। ओके, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो ये जो है बच्चे क्या, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन हुआ, ये आपका रेफरेंस लेवल हुआ। सो द ऑब्जेक्ट व्यूड इज above the reference level, above the horizontal level or above the horizontal line. Okay, so like that. So if we join these 2 points, okay, if we join these 2 points, so this is the line segment. Okay, this is the line segment.
This line segment is known as, try to understand, this line segment or this line is known as line, we can also say. So this line is known as line of sight या फिर line of vision, line of sight. इनको हम क्या कहेंगे क्या बच्चे, line of sight, और ये तो आप समझ रहे हो मीनार है. Got it? Okay, now so how can we define line of sight? Actually इसका डेफिनेशन जो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बट आपको समझने के लिए बस यहाँ पे इसका डिस्कशन किया जा रहा है. लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ विजन किनको कहते हैं. ओके, तो ये जो लाइन ऑफ साइट एक्चुअली क्या है? अ लाइन व्हिच ज्वाइंस द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द ऑब्जेक्ट which is viewing the observer. Okay, so ये आपका लाइन ऑफ साइट है. अब जो है वो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में समझते हैं. लाइन ऑफ साइट समझ गए बच्चे आपको. एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन जो बच्चे देखो यहाँ पे एक एंगल जो है, ये लाइन ऑफ साइट एक एंगल बना रहा है किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल और अर्थ सरफेस ऑफ ग्राउंड. So angle made by line of sight with respect to horizontal plane or with respect to horizontal line or with respect to earth surface, that angle is called what? Angle of elevation. तो इस एंगल को हम कह देंगे एंगल ऑफ एलिवेशन. और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है बच्चे, एंगल ऑफ एलिवेशन दैट मींस व्हाट? रेफरेंस लेवल से जब हम ऊपर देखेंगे, रेफरेंस लेवल से जब हम ऊपर देखेंगे तभी आपका एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होगा. इसको बिल्कुल आप पॉइंट आउट रखेंगे कि रेफरेंस लेवल से जब हम ऊपर देख रहे हैं, दैट मींस ऑब्जेक्ट जब रेफरेंस लेवल से ऊपर है, तब उस केस में जो एंगल बनेगा वो आपका क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा. अब देखो बच्चे, ये जो मीनार है, ये मीनार जो है वो आपका ग्राउंड पे बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है. ठीक है, मींस स्टैंड अपराइट. So it will makes 90 degree angle. Got it or not? ये आपका कितना बना दे? 90 degree. So this is one of the triangle and this is the concept of right angle triangle. तो देखो यहाँ पे right angle triangle का concept आ गया. और हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में बेसिकली अभी तक हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं बच्चे राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट. तो ऑब्वियस यहाँ पे हम ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट यूज करेंगे. तो ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट यूज करने के लिए बच्चों आप लोगों को बिल्कुल रिमेंबर होना चाहिए उसके रेशियोज, उसके पर्टिकुलर एंगल्स की जो वैल्यूज है और ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, उन सारी चीजों का जो क्लैरिफिकेशन है वो आपके पास होना चाहिए. अब क्या है बच्चे, अब थोड़ा ध्यान दोगे यहाँ पे. बच्चा चाहता क्या है, स्टूडेंट क्या चाहता है कि हम इनके हाइट को मेजर कर लें बिना एक्चुअली मेजर किए हुए. दैट मींस हम इनके हाइट का पता लगा. वैसे तो सारे बच्चों को पता है कि लगभग 72.5 मीटर है. ठीक है, लगभग सारे बच्चों को पता है कि 72.5 मीटर है कुतुब मीनार का हाइट. ओके, या हम कह सकते हैं किसी किसी बुक में 73 मीटर लिखा हुआ रहता है. ठीक है, तो टॉप तक हम लें तो आपका 72.5 या फिर 73 मीटर. और ताजमहल की भी जो हाइट है वो इसी के अबाउट में है. ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि ताजमहल इज टॉलर देन कुतुब मीनार, ऐसा कहा जाता है. इस वजह से कहा जाता है क्योंकि उसकी जो हाइट है वो एग्जैक्टली 73 मीटर है और इसकी हाइट जो एग्जैक्टली 72.5 मीटर है. ठीक है, तो इसी वजह से ताजमहल को बड़ा टॉलर बोला जाता है कुतुब मीनार से. अब देखो बच्चे, अगर सपोज मान लो कि यहाँ पे इसकी हाइट अगर दी हुई है, वैसे तो ये स्टूडेंट चाहता है कि भाई हमें इसका हाइट पता है, उनको नहीं मालूम, तो वो ये हाइट निकालना चाहता है. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो ऐसा तो नहीं कि भाई उसको टॉप पे जाना पड़ेगा और मेजर करने के लिए, ऐसा तो नहीं कर सकता. एक्चुअली बिना मेजर किए वो मेजर करना चाहता है. तब वो क्या करेगा? सपोज हम मानेंगे कि वो जो ऑब्जर्व कर रहा था इसके टॉप को, वो किसी एंगल से कर रहा था 60 डिग्री. ठीक है, सपोज मान लीजिए 60 डिग्री एंगल से वो कर रहा था. और ये भी हम लोग यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि ये जो आपका मीनार है और ये जो आप जहां पे ये खड़ा है, ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो समथिंग हम कुछ ले लेते हैं यहाँ पे 10 मीटर ले लेते हैं. ठीक है, 10 मीटर. ओके, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अब हम इनके हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं. अब देखो ये हाइपोथेटिकल केस है, राइट और नॉट, ये हाइपोथेटिकल केस है. तो यहाँ पे जो वो हाइट फाइंड आउट हो जाएगा. कैसे हो जाएगा समझिएगा बच्चों. ठीक है, कैसे होंगे? तो यहाँ पे देखो क्या है कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो आप लोग बताया गया था कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो 90 के अपोजिट साइड है उनको हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज. इनको हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज, जिनको हम एच से डिनोट करते हैं, कैपिटल एच या स्मॉल एच. ठीक है, अब ये हमारा एंगल रेफरेंस एंगल है. तो रेफरेंस एंगल के जो साइड अपोजिट है उनको हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, मींस इनको हम पी से डिनोट कर देते हैं.
एंड साइड एडजेसेंट टू द रेफरेंस एंगल दिस इज नोन एज बेस, तो इनको हम बी से डिनोट कर दिए, ठीक है, इनको हम बी से डिनोट कर दिए। बात समझ में आ रही बच्चे, करना क्या है, तो ये देखिए आपका हाइट हाइपोटेन्यूज हो गया 90 डिग्री के अपोजिट वाला, ये रेफरेंस एंगल के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर हो गया, और इसके एडजेसेंट वाला क्या हो गया, बेस। अब हमें निकालना कौन सा है, तो निकालना है ये वाला, और आपको दिया हुआ कौन सा है, ये वाला, ठीक है, दैट इज परपेंडिकुलर बाई एडजेसेंट दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर बाई एडजेसेंट किसका रिलेशन है, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में परपेंडिकुलर बाई एडजेसेंट आता है, तो आपका आता है बच्चे कौन सा, tan थीटा, दैट वन। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज कौन सा, तो sin थीटा, sin ऑफ एंगल थीटा। उसके बाद जो है वो एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज क्या आता है, cos ऑफ थीटा, एंड आपका परपेंडिकुलर बाई दैट इज अपोजिट बाई क्या, एडजेसेंट दैट विल बी द tan थीटा। ओके, सो यहाँ पे tan थीटा हम लोग लगाएंगे। ओके, सो P अपॉन व्हाट, 10, तो tan 60 डिग्री यहाँ पे रखेंगे हम लोग, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू P अपॉन 10। सो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3। सो P इक्वल्स P अपॉन 10, नाउ P इक्वल्स टू √3 इंटू 10, तो यहाँ पे 10√3 मीटर जो है वो इसका आंसर आ जाएगा बच्चे, दैट इसकी जो हाइट होगी वो 10√3 मीटर होगा। अब 10√3 है बच्चे, तो यहाँ पे आप रख सकते हो √3 की वैल्यू जो है वो 1.732 होता है, तो 1.73 लो, तो यहाँ पे जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.73 इंटू 10 से, तो आपका 17.3 मीटर आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे 17.3 मीटर इसकी जो वो हाइट हो गई। ऐसा एक्चुअली जो है वो ये हाइपोथेटिकल केस किया गया, ये आंसर नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ इस तरह से नहीं निकलेगा, बिल्कुल इसी टाइप से नहीं, ठीक है। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ विजन, और फिर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे क्या करना है आप लोग को यहाँ पे बताया गया। गॉट इट। दो बातों का बिल्कुल ख्याल रखेंगे बच्चे, यहाँ पे जो बताया गया कि अगर जो है कोई ऑब्जर्वर या कोई भी ऑब्जेक्ट्स है, अगर उनकी हाइट या अगर उनकी डिस्टेंसेस कंसिडरेबल है, तो हम उनको लाइन सेगमेंट से शो करते हैं, लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो उसकी हाइट या उसकी जो डिस्टेंस है वो कंसिडरेबल नहीं है, तो हम उनको पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने स्टूडेंट का जो यहाँ पे हाइट लिया वो कंसिडरेबल मैं यहाँ पे नहीं लिया हूँ, कंसिडर नहीं किया हूँ, तो इसको पॉइंट्स में दिखाया है। लेकिन किसी किसी क्वेश्चंस में जो है वो आपको हाइट वहां पे मेंशन रहेगा, ठीक है, तो वहां पे आप इस तरह पॉइंट से नहीं दिखाओगे, आप कुछ इस तरह से दिखाएंगे। गॉट इट। चलो अब नेक्स्ट केस में हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो केस है बच्चे, हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। नेक्स्ट जो केस है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ठीक है, इनको हम लोग समझते हैं। एलिवेशन का मतलब हुआ बच्चे ऊपर, ठीक है, आप सिंपली ये समझो, एलिवेशन का मतलब हुआ ऊपर, और डिप्रेशन का मतलब क्या होगा, तो नीचे होगा, उसका जस्ट अपोजिट, उसका जस्ट अपोजिट। एलिवेशन का मतलब हुआ ऊपर, ठीक है, एलिवेटर नहीं होता, एलिवेटर है ना ऊपर, तो डिप्रेशन का मतलब हुआ नीचे, ठीक है। मीन्स अब जो है वो सिचुएशन अलग होगा, मीन्स उसके जस्ट अपोजिट होगा सिचुएशन। सिचुएशन क्या होगा कि देखो ये आपका मीनार है, ठीक है, और इस पे कोई जो है वो स्टूडेंट टॉप पे जाके खड़ा है, ऐसे पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन फिर भी हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि कोई स्टूडेंट है वो इसके टॉप पे खड़ा है, और खड़ा होकर के ये आपका क्या हुआ, ग्राउंड हुआ, ठीक है। तो ग्राउंड पे सपोज यहाँ पे कार है, ओके, सपोज यहाँ पे कार है, तो इस कार को जो है वो देख रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, ये जो ऑब्जर्वर है, ये जो ऑब्जर्वर है वो आपका क्या कर रहा है, इस कार को जो मूव कर रही है टुवर्ड्स द मीनार, ये आपका वहां से देख रहा है। तो एक लाइन जो बच्चे हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब ये लाइन का नाम क्या होगा, इस लाइन का नेम होगा, अभी जस्ट बताया गया, लाइन ऑफ साइट। तो ये है आपका लाइन ऑफ साइट, ठीक है, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अब ये कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ओके। अभी पीसा का झुकी हुई मीनार तो है नहीं, है ना, तो अगर पीसा का झुकी हुई मीनार होता तो ये आपका एग्जैक्टली 90 डिग्री नहीं होता, ठीक है ना, वहां पे जो है वो 90 डिग्री के अलावा कुछ एंगल्स हो जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट अपराइट होगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल होंगे। गॉट इट। अब देखो बच्चे, ये जो है, अब देखो ये जो देख रहा है, दैट मींस ये जो ऑब्जर्वर है वो इस कार को देख रहा है, तो किसी एंगल के थ्रू देख रहा है, राइट और नॉट। तो ये इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए इस अर्थ या इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के ठीक एक पैरेलल हम लाइन जो है वो इमेजिनरी लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस पॉइंट पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, गॉट इट।
ठीक है, चलो बस समझना है, इसको समझ लेते हैं। तो यहां पे देखो एक एंगल बना है, व्हाट और नॉट, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के रिस्पेक्ट में ये जो लाइन ऑफ साइट है एक एंगल बना रहा है। इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के रिस्पेक्ट में ये लाइन ऑफ साइट क्या कर रहा है, एक एंगल बना रहा है, राइट और नॉट। तो इस एंगल को ही हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। मींस ऑब्जर्वर जब आपका नीचे देखेगा, ऑब्जर्वर जब नीचे देखेगा तो वो किस एंगल से देखेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन से, और ऑब्जर्वर जब ऊपर देखेगा तो किस एंगल से देखेगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन से। सिंपली ये समझ लीजिए, नहीं तो फिर आप ये समझोगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा, जब ऑब्जेक्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर होगा। सेकंड केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनेगा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जब ऑब्जेक्ट आपका क्या होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन से नीचे होगा। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से जब नीचे होगा ऑब्जेक्ट तो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन से एबव होगा तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। सिंपली आप ये समझो, ठीक। तो ये मीनार हो गया, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो, डिप्रेशन हो गया, और ये आपका लाइन ऑफ साइट हो गया, ठीक है। चलो, तो आई होप बच्चों आप लोगों को एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ में आ गई। हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात तो हम लोगों ने करेंगे, ओके। अब देखो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, इस सिचुएशन में सपोज मान लो कि ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, ठीक। ये डिस्टेंस जो है वो, अब यहाँ पे तो भाई यहाँ पे ये खड़ा है, अब चाहता है यहाँ पे ये इस कार को देख रहा है, तो ये जो स्टूडेंट है वो चाहता क्या है, he wants to calculate the distance from the base of this tower, base of this minar of this place to this place, okay। तो ये स्टूडेंट चाहता है कि आखिर ये जो कार है ये इस बिल्डिंग से या इस मीनार से जो कितने डिस्टेंस पे रहा होगा, दैट मींस ये निकालना चाहता है, ठीक है, ये निकालना चाहता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चे, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे बताया गया कि देखिए यहाँ पे ये जो है सब कुछ भी एंगल है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ कि ये सपोज मान लो कि 60 डिग्री है, ठीक है, ये 60 डिग्री है। तो ये देखो आपका ये इसके ठीक पैरेलल हम बनाए हैं, ये इसके पैरेलल बनाए, तो ये टोटल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, राइट और नॉट। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया था इसके ठीक पैरेलल, और ये जो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है, दैट मींस ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो ये आपका 60 डिग्री बना, तो ये भी आपका 60 डिग्री। नहीं तो फिर आप क्या करोगे, देखो ये दोनों क्या लाइन हुआ, पैरेलल लाइन हुआ, ये ट्रांसवर्सल हुआ, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 60, तो ये भी 60 हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली अगर मैं यहां से देख रहा था फर्स्ट वाले केसेस में, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन का काम कर रहा था, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो यहां से एक रिलेशन भी मिल जाता है, मैं उस पर थोड़ा चलूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिलेशन भी मिल जाता है हम लोग को, क्या मिलता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, ओके। एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, दैट मींस एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है बच्चे, एंगल ऑफ डिप्रेशन के ऑलवेज इक्वल होते हैं। और एक बात और ख्याल रखिएगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन जो वो दोनों एक्यूट एंगल्स ही होंगे, दोनों एक्यूट एंगल्स ही होंगे, ओके। और ये ऑलवेज आपका इक्वल होगा, ठीक है। तो ये 60 डिग्री हो गया। अब तो हम लोग को सारे यहाँ पे निकल गया। अब ये डिस्टेंस निकालना है बच्चे, तो डिस्टेंस निकालना है तो हमें इसका जो हाइट पता होना चाहिए। तो ऑब्वियसली वो हाइट तो पता होगा ही, क्योंकि भाई इसके टॉप पे खड़ा हो गया है, ठीक है। वैसे किसी किसी केसेस में नहीं रहेंगे, खैर बहुत अलग सिचुएशन रहेगा। तो सपोज मान लीजिए कि इसकी जो हाइट है वो 100 मीटर है, इसकी हाइट कितनी है, 100 मीटर ग्राउंड से, ठीक है। अब ये चाहता क्या है कि ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो कैसे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अगर मैं इस एंगल को कंसिडर कर रहा हूं, वैसे तो आप निकाले 60 डिग्री, ठीक है, तो आप इससे भी कर सकते हैं, ओके। अगर आप इससे करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, देखो ये आपका क्या हुआ, हाइपोटेन्यूस हो गया। अगर इसके रिस्पेक्ट में लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बेस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बेस। तो आपको फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये दिया हुआ और ये निकालना है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहां से आप क्या करेंगे, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस करोगे, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे कितना होगा, स्क्वायर 3 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 100 दिया हुआ है, और ये आपको बेस, दैट मींस बेस कितना, तो बेस आपको निकालना है। तो कितना हो जाएगा, बेस इक्वल्स टू 100 अपॉन √3। अब किसी भी नंबर का अगर बच्चे डिनोमिनेटर रेशनल फ्रैक्शन में, सॉरी
ई रैशनल नंबर नहीं होता है। तो इनको हम रैशनलाइज करेंगे तो आपका √3 इंटू √3 दैट मीन्स 100/3 इंटू √3 मीटर आंसर हो जाएंगे इसके। ठीक है, अगर मैं इस एंगल को कंसिडर किया हूं, अगर मैं इस एंगल को कंसिडर करूंगा तो ये क्या होगा, ये वाला हो जाएगा बेस, ये वाला हो जाएगा बेस। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, क्योंकि इस एंगल के जस्ट अपोजिट है। ठीक है, बस यही फंडा है बच्चे आप लोग। ये फंडा अगर आप लोग समझ रहे हैं तो बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन जो बनना शुरू हो जाएगा और आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे tan 30 डिग्री लगाइए, देखिए आंसर सेम आएगा। आंसर ये नहीं कि हाँ इससे निकालेगा तो आंसर कुछ और आ जाएगा और इससे निकालेगा तो आंसर कुछ और, आंसर सेम आएगा। ठीक है, देखो आप यहाँ tan 30 डिग्री लगाते हैं तो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 1/3। ठीक है, अब ये इसके अपोजिट ये वाला है तो हम लोग यहाँ पे P लिख देते हैं, बेस आपका ये वाला है तो देखो आपका P इक्वल्स टू कितना आ गया 100/√3। देखो यहाँ पे क्या आता है 100/√3। अब इसको हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा तो कितने आ जाएंगे 100/3 इंटू √3, इतने मीटर आ जाएंगे। देखो यहाँ से भी आंसर वही आया, यहाँ से भी आंसर वही आया। तो इस तरह से बच्चे हम लोग देख लिया कि ये जो है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट क्या है और किस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं हाइट्स एंड डिस्टेंसेस बिना एक्चुअली मेजर किए। अब कुछ फैक्ट्स बच्चे एज की समझेंगे। ये तो मैंने आपको कुछ बताया कि हाँ उसको पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे, उनको हम लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन एलिवेशन जो है वो आपका ऑलवेज एक्यूट एंगल्स होता है, ये ऑलवेज इक्वल होगा। अब कुछ ये चीज समझेंगे बच्चे कि अगर सपोज मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है तो कोई ऑब्जेक्ट हो जैसे जैसे आपका ये क्या होगा व्हेन एनी ऑब्जर्वर goes towards the बिल्डिंग और टावर, तो उस केस में क्या होगी, उस केस में जो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या होगा, जैसे देखो ये जो है वो इस तरह का है, अब धीरे धीरे ये पास आगे चला जाता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्या होगा कि एंगल जो है वो आपके इंक्रीज करेंगे और जैसे जैसे ये दूर जाएगा, ठीक है, दैट मींस इफ वी गो अवे फ्रॉम द टावर और बिल्डिंग और मीनार, ओके, मींस जैसे जैसे ये दूर जाएगा तो इस तरह से जो है वो ये क्या होगा, जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपका डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये भी चीज आप समझेंगे और इस केस में आपका क्या होगा, जो आपका डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, इस केस में आपकी हाइट जो है वो बढ़ जाएगी। सो दिस आर ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आज इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया गया बच्चे, हम लोग नेक्स्ट क्लास से जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चंस करेंगे। सो आज के लिए बच्चों इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।